अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट चैप्टर है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हम किसे कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी मटेरियल जो है हमारा वो बाइंड हो या मिक्स हो दूसरे मटेरियल के साथ, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्प्शन। अब उसकी दो टाइप्स हैं, एब्जॉर्प्शन या फिर एड्सॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम तब कहते हैं कि जब मटेरियल दूसरे मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जबकि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि मटेरियल जो है वो सिर्फ सरफेस पे रहता है। मीन्स अगर कोई सब्सटेंस दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है या दूसरे के साथ आके बाइंड हो रहा है तो वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि सॉलिड जो है ना दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या तो वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू या जो है कोई केमिकल रिएक्शन होगा, किसी भी जो है प्रोसेस के थ्रू वो उसको अट्रैक्ट करेगा। एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मकसद कि ये जब भी एड्सॉर्प्शन होगी तो हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। एड्सॉर्बेंट किसको कहते हैं हम, और एड्सॉर्बेट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एड्सॉर्बेंट वो सॉलिड मटेरियल जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रही है, मींस जिसके ऊपर आकर बाइंड हो रहा है, उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। और जो एड्सॉर्ब होगा सब्सटेंस उसको हम कहते हैं एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्प्शन की टाइप्स, अट्रैक्शन की बेसिस पे इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, फिज़िकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा केमिकल। फिज़िकल में क्या होता है कि कोई भी वंडरवाल फोर्स या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू जो है सब्सटेंस उस पर आकर बाइंड हो जाएगा मटेरियल के ऊपर। फिज़िकल एड्सॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार अगर बाइंड हो जाए तो उसको हम वापस अपनी हालत में ला सकते हैं, दोनों सब्सटेंस को अलग किया जा सकता है। एड्सॉर्बेंट जो है, जो मीन्स मटेरियल आकर उसके ऊपर एड्सॉर्ब हुआ, उसको हम रिमूव कर सकते हैं सरफेस से या सेपरेट आउट कर सकते हैं। किस तरह रिमूव कर सकते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज़ करके या प्रेशर को रिड्यूस करके, इन सब तरीक़ों से हम जो है उनको अलग कर सकते हैं। हीट जो प्रोड्यूस होगी एड्सॉर्प्शन की वो लो होगी यहाँ पे, और नॉन स्पेसिफिक है, मीन्स किसी भी जो है सब्सटेंस ये हो सकती है, कहीं भी जो सिस्टम है सब्सटेंस का उनमें ये हो सकती है, क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के थ्रू हो रही है। सेकंड जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, उसमें क्या होगा, वैलेंसी या कोई केमिकल रिएक्शन होगा, उसकी वजह से एड्सॉर्ब होगा मटेरियल। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात तो ये इरिवर्सिबल है, मतलब केमिकल रिएक्शन एक बार हो गया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता। दूसरा जो हीट प्रोड्यूस होगी इसमें वो हाई होगी। स्पेसिफिक है, मीन्स जब अगर रिएक्शन होगा, कोई केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते होंगे तभी केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं एड्सॉर्प्शन को, सबसे पहला सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में जो एड्सॉर्ब मटेरियल की अमाउंट है ना, वो डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर। मीन्स जो एड्सॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करती है। अब जितना जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा मटेरियल एड्सॉर्ब कर पाएगा। तो इसीलिए जब हम साइज़ रिड्यूस करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ता है साइज़ रिड्यूस करने की वजह से। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये है मॉलिक्यूल, इसके ऊपर आके कोई चीज़ एड्सॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो ये मटेरियल आके एड्सॉर्ब हो गया, ये आए 8-10 पार्टिकल एड्सॉर्ब हुए। अब दूसरा इसी की जगह हमारे पास ना छोटी पार्टिकल साइज़ वाले हैं, ठीक है, यही सेम था, अब पार्टिकल साइज़ छोटी हो गई, इसके ऊपर मॉलिक्यूल आएंगे, वो चारों तरफ से बाइंड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ सकते हैं। तो इस तरह सरफेस एरिया जो है उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द साइज़। तो सरफेस एरिया की वजह से जो है एड्सॉर्ब मटेरियल की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा टेम्परेचर। अब ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। एक्सोथर्मिक मतलब हीट डिस्चार्ज होती है, हीट रिलीज़ होती है इसमें। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो ये प्रोसेस जो है उसकी वजह से एड्सॉर्ब मटेरियल की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, खुद हीट रिलीज़ करता है। ऊपर से अगर हम बाहर से हीट इंक्रीज़ कर दें तो एड्सॉर्ब मटेरियल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा प्रेशर, अगर एड्सॉर्बेट हमारा गैस है, मतलब जो मटेरियल आकर बाइंड हो रहा है वो अगर गैस की फॉर्म में है, उसका प्रेशर अगर हाई होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा वहाँ पे। पीएच, अगर जो है
साल्यूट चार्ज कैरी करता है, मीन्स जो मटेरियल आके बाइंड हो रहा है वो अगर चार्ज कैरी करता है तो पीएच की वजह से उसकी जो है अमाउंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि चार्ज सब्सटेंस है और पीएच जो है चार्जेस वाले सब्सटेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो जो भी सॉल्यूशन की पीएच होगी ना वो जो है डिसोसिएशन को इफ़ेक्ट करेगी, मीन्स सॉल्यूट किस तरह खुद को डिसोसिएट कर रहा है उस सॉल्यूशन के अंदर, फिर अल्टीमेटली उसकी वजह से जो है उसकी एब्जॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। आयंस जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अनडिसोसिएटेड, मीन्स जो नॉन आयनिक फॉर्म में होंगे, आयनिक नहीं होंगे, विदाउट चार्जेस होंगे, वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि आयंस जब बन जाएंगे तो वो एब्जॉर्ब इतनी जल्दी नहीं होते। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी, मीन्स एक जो है आयोनिक सब्सटेंस ही नहीं है, कोई चार्जेस कैरी नहीं करता, तो उस पर जो है इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, तो पीएच का इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एड्जॉर्प्शन मैक्सिमल किस टाइम होगी, जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगी। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसको कहते हैं, जब जो है सब्सटेंस उस पीएच पे अनडिसोसिएटेड रहे, मीन्स हमारे पास कोई आयन प्रोड्यूस ना करे। जब आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि आयोनिक फॉर्म जो है वो इजीली एड्जॉर्ब नहीं होती, जबकि जो नॉन आयनिक या अनडिसोसिएटेड फॉर्म होती है वो एड्जॉर्ब अच्छी होती है। इसके अलावा एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट एफिनिटी। अब एड्जॉर्बेंट की जो है एफिनिटी अलग अलग होती है हर सब्सटेंस के लिए। सेम एड्जॉर्बेंट अगर हम देखेंगे तो अगर हम अमाउंट सेम ले एड्जॉर्बेंट की और एड्जॉर्बेट की, मगर मटेरियल अलग अलग हो तो सबके साथ एफिनिटी उसकी अलग अलग होगी एड्जॉर्बेंट की। जो लार्ज मालिक्यूल हैं वो इजीली एड्जॉर्ब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर मालिक्यूल के, और जो सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, मींस जो सब्सटेंस सरफेस एक्टिविटी शो करते हैं, वो जल्दी से एड्जॉर्ब हो जाते हैं। सॉल्वेंट का इफ़ेक्ट, अगर सॉल्वेंट की जो है एड्जॉर्बेंट या सॉल्यूट के साथ कोई एफिनिटी नहीं है तो सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम एड्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो है सॉल्वेंट की ना सॉल्यूट के साथ एफिनिटी है ना जो है हमारे एड्जॉर्बेंट के साथ एफिनिटी है, तो वो मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन होगी। अगर सॉल्वेंट की एफिनिटी है एड्जॉर्बेंट के साथ, ठीक है, अब एड्जॉर्बेंट के साथ उसकी एफिनिटी है तो वो दोनों compete करेंगे। कौन कौन, एक तो सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट की एफिनिटी है, दूसरा सॉल्यूट, सॉल्यूट को आके एड्जॉर्बेंट के ऊपर बाइंड होना है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ compete करेंगे। जब compete करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एड्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा, अगर सॉल्वेंट की जो है ना एफिनिटी हमारे सॉल्यूट के साथ है तो भी सेम चीज़ होगी, सॉल्यूट के साथ एफिनिटी है सॉल्वेंट की, तो अब सॉल्वेंट और एड्जॉर्बेंट दोनों जो है वो compete करेंगे उसके साथ बाइंड होने के लिए। एड्जॉर्बेट जो है हमारा, या जिसको हम सॉल्यूट कह रहे हैं, अब उसके साथ बाइंड होने के लिए सॉल्वेंट और एड्जॉर्बेंट दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो एड्जॉर्प्शन पे फ़र्क पड़ेगा। एप्लीकेशन क्या है एड्जॉर्प्शन की? सबसे पहला चारकोल एड्जॉर्बेंट्स। चारकोल हमें जो है हार्ड ब्लैक मटेरियल आम देखा ही होगा, जब भी हम वुड को बर्न करते हैं एयर की मौजूदगी में तो वो हमें कोयला मिलता है, तो ये ब्लैक जो मटेरियल है ये वुड से हमें मिल रहा है। चारकोल के मुख्तलिफ़ यूजेस हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने रॉ मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, मीन्स किस चीज़ से हमें कोयला मिला है, उस बेसिस पे फिर वो उसके यूजेस डिपेंड करते हैं। और दूसरा कि किस तरह उसको प्रिपेयर किया गया है, प्री ट्रीटमेंट उसकी क्या की गई है, मतलब जब हमने उसको कोयले को प्रोड्यूस किया तो उससे पहले वो किस तरह ट्रीट किया गया, किस केमिकल के साथ, कोई उसमें चेंजेस तो नहीं लाई गई, वो सारी चीज़ें। तो इसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। सबसे जो है कॉमन चीज़ें जो मेंशन की है, सॉल्वेंट रिकवरी के लिए, उसके अलावा वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, कोई बैक्टीरिया टॉक्सिन्स वगैरह पायरोजेंस रिमूव करने हों, डीकलराइजिंग सॉल्यूशन के लिए, इन सब यूज़ में ये मेडिसिनल एड्जॉर्बेंट के तौर पे प्यूरिफाइड चारकोल को यूज़ किया जाता है। उससे इम्प्योरिटीज़ जो है चारकोल की, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, लेड वगैरह, इनको रिमूव कर दिया जाता है और फिर जो है उसको प्यूरिफाइड फार्म में यूज़ किया जाता है। चारकोल और केओलिन जो है ये जीआई से हमारे टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ख़ास तौर पे जो भी ड्रग्स हैं, स्ट्राइकनिन हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, एट्रोपिन, फिनाफ्थलीन, ये अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाए
तो उनका एंटीडोट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो उसके अलावा जो भी हमारे पास मीन्स जीआई का कंटेंट पॉइजनिंग के जब भी केसेस होते हैं ना, तो उसमें इन सब को रिमूव करने के लिए हमारे पास चारकोल यूज़ किया जाता है। मगर हमें क्या ख्याल करना है, चारकोल जो है वो एंजाइम को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, साथ साथ विटामिन, ड्रग और दूसरे ट्रेस एलिमेंट्स को भी। तो इन चीज़ों का भी हमने ख्याल करना है कि वो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी में तो नहीं चला जा रहा पेशेंट। डेसिकेंट्स एल्यूमिना या सिलिका कॉमनली जो है एज अ डेसिकेंट यूज़ होते हैं, क्योंकि ये जो है वाटर वेपर्स को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर वेपर्स इनके सरफेस पे आके चिपक जाता है। काफ़ी मेडिसिन्स के अंदर देखा होगा, जैसे पहले ऑगमेंटिन आती थी बोतल के अंदर, तो उसके अंदर से जो है छोटी सी पैकेट निकलता था, उसमें छोटी छोटी गोलियां होती थी, वो डेसिकेंट होते हैं सिलिका का। इसके अलावा हमारे पास जो है आती है अभी सेफिस्पान, उसके आप खोलेंगे डब्बी तो उसके अंदर इस तरह, तो मेडिसिन्स के अंदर अक्सर ये छोटी सी पैकेट निकलता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए रखा हुआ था, डेसिकेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ड्रग्स का हमें पता है वो ह्यूमिडिटी पे जो है सस्टेन नहीं कर सकती, अपनी जो है स्टेबिलिटी खो देंगी, और जब स्टेबिलिटी खो देंगी तो उनका इफ़ेक्ट लॉस हो जाएगा, तो इसलिए उनमें डेसिकेंट प्लेस किया जाता है। इसके अलावा बैक्टीरियल फ़िल्ट्रेशन, बैक्टीरियल फ़िल्टर जो हैं वो कैसलगर या एस्बेस्टोस के बने हुए होते हैं। अब इनकी कैपिलरीज जो होती हैं ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म से बड़ी होती है, मगर इनमें फ़िल्ट्रेशन फिर किस प्रोसेस के थ्रू होती है, जब भी इनसे जब मटेरियल गुजरेगा ना, तो ये बैक्टीरिया को या जो है इस तरह के जो भी हमारे से इम्प्योरिटीज़ उससे रिमूव करनी होगी, ख़ासतौर पे तो हमें बैक्टीरिया ही करना है, बैक्टीरियल फ़िल्ट्रेशन कर रहे हैं, उनको वो जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे, उन कैपिलरीज़ की वाल्स के ऊपर वो बैक्टीरिया चिपक जाएंगे। वरना तो वो पोर साइज़ उन कैपिलरीज़ की इतनी बड़ी है कि बैक्टीरिया क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाए, मगर उनकी कैपिलरीज़ के अंदर जो वाल है ना, उनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि वो उन बैक्टीरिया को वहीं से कैप्चर करके एब्जॉर्ब कर लेती है अपने सरफेस पे। उसके अलावा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, सल्फ़र डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन ये जो है एब्जॉर्ब होते हैं प्लैटिनम कैटालिस्ट के सरफेस पे, फिर उससे जो है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वहाँ से फिर उस प्लैटिनम कैटालिस्ट सरफेस से उसको रिमूव कर लिया जाता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। अब इससे जो है हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन में ये प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है, या जो है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो फार्मास्यूटिकल यूज़ के हैं उनमें भी जो है प्रिपरेशन के लिए ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में भी जो है हम मुख्तलिफ सब्सटेंस की सेपरेशन करते हैं बाय मींस ऑफ एड्जॉर्प्शन प्रोसेस। मींस इसमें जो है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस फिर से इन्वॉल्व होता है, केमिकल्स जो पास कराएंगे हम उससे क्रोमेटोग्राफी के कॉलम से, तो वो जो है एड्जॉर्प्शन के मैकेनिज़्म के थ्रू वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू अपनी एफिनिटी अलग अलग टाइम पर निकलेंगे। इस तरह से हम सेपरेशन कर सकते हैं। सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, अगर हमें गैस या सॉल्यूट की अमाउंट पता चल जाए कि पाउडर ने कितना जो है सॉल्यूट एब्जॉर्ब किया है, तो हमें उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया भी पता चल जाएगा पाउडर का या मटेरियल का। तो स्पेसिफिक जो एरिया है वो हम उसके पर यूनिट वेट या वॉल्यूम से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका हमारे पास फार्मूला है S=N XM/A। N जो है वागेदो नंबर है, XM मोनोलेयर कैपेसिटी है, A जो है एरिया कितना ऑक्यूपाई किया एक लेयर के अंदर। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को सुनने का।